स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बाय नेचर क्या है? करंट एसेट। तो ये किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर। डेटर्स भी आपके पास क्या है? करंट एसेट्स, डेबिट साइड पर। बैंक क्या है? करंट एसेट। ट्रायल बैलेंस भी डेबिट साइड पर। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट साइड पर 17,000। मिस्टर यासिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल यानी क्रेडिट साइड पर आएगा 194,000। टोटल किया तो डेबिट साइड कितनी आ रही थी? 342,500 और क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 211,000। कौन सी साइड कम है? तो बताइए कितने से कम है क्रेडिट साइड? 131,500। तो यहाँ पर आपने क्या बनाना है? आप सस्पेंस, यानी आप क्रेडिट साइड के नीचे लिखने सस्पेंस क्रेडिट साइड पर, सस्पेंस क्रेडिट के लिखने। अब जो कि आपने सस्पेंस लिख दी है तो अब आप क्या करेंगे? अपनी गलती देखेंगे कहाँ पे गलती हुई है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ 131,500 क्रेडिट परचेजेस आपने की है, हैज करेक्टली बीन पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट। आपने परचेजेस तो सही लिखा हुआ है, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। यानी परचेजेस आपने सही लिखा हुआ है लेकिन आपने क्रेडिट साइड में पोस्ट नहीं किया, यानी डेबिट तो लिखा है डबल एंट्री की, क्रेडिट नहीं लिखा हुआ। तो क्या ये ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है? कौन सी साइड आपने ओमिट की हुई है? तो इसीलिए क्रेडिट साइड में सस्पेंस आपने बनाया था 131,500 का। सबसे पहले अपनी गलती बताएं। सबसे पहले गलती ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई। क्लास में छुट्टी होती है मुझे स्टॉप होगी साधन। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट 131,500। ओरिजिनल का मतलब है अकाउंटेंट को ये डबल एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे अकाउंटेंट भाईजान ने रॉन्ग में परचेजेस डेबिट तो लिख दिया लेकिन क्रेडिटर क्रेडिट नहीं लिखा। तो कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे ही है। अपनी आसानी के लिए यहाँ पर आप सस्पेंस बना दें, क्योंकि मैंने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस किस साइड पे लिखा था? क्रेडिट साइड। सस्पेंस क्रेडिट 131,500। ऐसा ही अभी आपने लिखा ना ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर सस्पेंस क्रेडिट। अब जो कि आपको गलती अपनी पता चल रही है कि हमने क्रेडिटर क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? क्रेडिटर क्रेडिट नहीं लिखा था, हालांकि लिखना चाहिए था, तो क्या करेंगे? रेक्टिफाई क्रेडिटर क्रेडिट लिखेंगे। कितने रुपीज? 131,500। जो कि गलती पता चल गई तो क्या सस्पेंस तो अभी भी होना चाहिए? नहीं। सस्पेंस किस साइड पे आपने लिखा है? ट्रायल बैलेंस क्रेडिट। तो सस्पेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 131,500 सस्पेंस खत्म हो गया। हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था और रेक्टिफाई में जाके डेबिट साइड पे लिखे किस्सा खत्म कर। पेज नंबर 408 क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 18 का।
नंबर 408, क्वेश्चन नंबर 5. टाइमोंथी के नाम से ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट मीन्स SOCI of टाइमोंथी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017 shows gross profit of 850,000 and net profit of 460,000. जब अकाउंटेंट गलतियां करता है तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उसने सही कैलकुलेट किया होगा? ये जो अकाउंटेंट ने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इसमें बहुत सारी गलतियां शामिल है. जरा रिक्वायरमेंट देखें. अब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द यानी कैलकुलेट करो करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. यानी ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया है इसमें बहुत सारी गलतियां शामिल है. कहते हैं ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड. आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा देख रहे थे तो कुछ गलतियां आपके सामने आई. पहला, एन इनवॉइस ऑफ 3700 वर डेबिटेड टू परचेजेस बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड and were not included in the closing inventory. इनवॉइस तो मिल गई ना, इनवॉइस ऐसा ही है. बेशक चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी. इनवॉइस मिल गई, इनवॉइस मिल गई यानी आपको इस चीज़ को अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल करना चाहिए था. ऐसा ही है क्लोजिंग इन्वेंट्री में, लेकिन आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया. एक चीज़ हमेशा याद रखिए करेक्शन ऑफ एरर्स में सारी गेम आपकी अंग्रेजी समझने की है कि आप इसको समझेंगे वो बोलना क्या चाह रहे हैं. लिखा है एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री. आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल ही नहीं किया. जरा रिक्वायरमेंट से ऊपर लाइन पढ़े, ऊपर दो लाइनों में वो क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट से ऊपर दो लाइनों में टाइमोंथी इंटरप्राइजेस यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड. आपको याद है आईटीए में आपने दो किस्म के मेथड्स पढ़े थे इन्वेंट्री के, परपेचुअल और पीरियोडिक. परपेचुअल में कौन सा अकाउंट हम बार बार हिट करते हैं? इन्वेंट्री. और पीरियोडिक में क्या करते हैं? परचेजेस. याद आया? गुड्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%. मार्कअप जानते हैं ना? मार्कअप में क्या चीज 100% के बराबर होती है? कॉस्ट. डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड. डेप्रिसिएशन दी हुई है. अब जरा पहली डबल एंट्री तो करें क्लोजिंग इन्वेंट्री. अच्छा, परपेचुअल में याद हो अगर आपको आईटीए का तो परपेचुअल में क्लोजिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होती है जबकि पीरियोडिक में होती है. अपने पास इतने तावीज़ बना के से पहले पूरे करेक्शन ऑफ एरर्स में बार बार हर सवाल में ये इफेक्ट आपको रट देना चाहिए. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस का कॉस्ट ऑफ सेल के साथ क्या रिलेशन होता है? कॉस्ट ऑफ सेल के साथ डायरेक्ट रिलेशन. ऐसा ही है. जब जब ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, परचेजेस ज्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? ज्यादा. और कॉस्ट ऑफ सेल और आपस में प्रॉफिट का रिलेशन होता है?
इनवर्स, अगर कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपको याद होना चाहिए। पूरे करेक्शन ऑफ एरर्स में सारी गेम बार बार वो आपसे यही पूछेगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस ज्यादा हो रहे हैं तो आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा तो प्रॉफिट कम। वैसे कॉस्ट ऑफ सेल बाय नेचर क्या है? एक्सपेंस। तो कॉमन सेंस की बात, एक्सपेंस इंक्रीज तो प्रॉफिट डिक्रीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बल्कि एक और चीज भी लिखी इधर, प्लस कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट भी लिखी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस प्लस कैरेज इनवर्ट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ सेल। परचेस रिटर्न बिल्कुल परचेजेस के अपोजिट है। अगर परचेजेस का डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ तो परचेस रिटर्न का आपस में क्या रिलेशन होगा? कॉस्ट ऑफ सेल के साथ इनवर्स। यानी अगर परचेस रिटर्न ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम तो प्रॉफिट ज्यादा। ये आपको हर सवाल में याद होने चाहिए। अगर आपको वाकई में 8 से 10 नंबर लेने हैं तो करेक्शन ऑफ एरर्स इजी नंबर है। आप लोग फिर भी पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ में तो पंखा भी नहीं है। मुझे लग रहा है इससे मैं थर सराय थर में बैठी हूँ और पसीने ऐसे जा रहे हैं जैसे कि। वैसे क्या डबलिटी होती है जरा याद रखें आप, परपेचुअल पीरियोडिक को बार बार इसमें यूज होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबलिटी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये पीरियोडिक में डबलिटी होती है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग की डबल एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट। समझ नहीं आता जो बच्चे आ रहे हैं उनके घर वाले में कैसे कह रहे हैं कि यार बैठ जाओ। हम तो एक दिन छुट्टी करते थे, हमारी माएँ कहती थी उठो तुम्हें जाना नहीं है, और आप लोग जो है पता नहीं। सबसे पहले ओरिजिनल लिखे, ओरिजिनल में होना क्या चाहिए? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये लिखना चाहिए था। क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल करना चाहिए था अकाउंटेंट को। कितने रुपीज से? 100 से। रॉन्ग लिखे, रॉन्ग। क्या अकाउंटेंट ने क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड किया इसको? नहीं, यानी पूरी की पूरी डबल एंट्री
इन्वेंट्री भी उसने नहीं लिखी। उसने बोला मैंने वर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी भाईजान ने रॉन्ग में कुछ डबल एंट्री की ही नहीं। अब आप रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? एज इट इज डबल एंट्री उठा के लिखेंगे कि जी इसे इन्वेंट्री में शामिल करो। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ऐसे ही है। वैसे इन्वेंट्री बाय नेचर किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है? एसओएफबी में, और कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। ये अपने पास लिख दिया कि जब आपने भी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बनाना है तो उसमें ये चीज काम है। दोबारा से पढ़े इस पहले वाले पॉइंट को। थोड़ा सा मैं पहला वाला सवाल ऐसा ही तो पहले वाले लाइन को दोबारा पढ़ के ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई के साथ मैच करें।